हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल धन की बात। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करना। इसके लिए इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेस पे एनालिसिस करते हैं ताकि किसी कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट है तो वो है रेशियो एनालिसिस का पार्ट। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें हमने अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग और डेट टू इक्विटी रेशियो को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब आइए रेशियो एनालिसिस के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एनालिसिस के बाकी 3 पार्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, पीबी रेशियो और करेंट रेशियो को डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि ये रेशियोज़ क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं शेयर मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहता हूं। तो आज का हमारा पहला रेशियो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक मेजरमेंट है किसका? कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, जो कि यह बताता है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे या इक्विटी पर कितना रिटर्न बना के दे रही है। जैसे माना किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कंपनी अपने शेयर धारकों के प्रति 100 रुपये पे 20 रुपये कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE निकालने के लिए हम लोग कंपनी के नेट इनकम को एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से भाग देते हैं। किसी कंपनी का नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग उस कंपनी के रेवेन्यू में से टैक्सेस, इंटरेस्ट और टोटल एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं। वहीं एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी के लिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी को 2 से भाग दे देते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कहलाता है। आइए अब एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। माना एक कंपनी ABC लिमिटेड का नेट इनकम 150 करोड़ रुपया है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 900 करोड़ है, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा नेट प्रॉफिट बटे शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि 150 बटे 900 यानी कि 16.6%। एक्सपर्ट्स के अनुसार 15% से अधिक रिटर्न ऑन इक्विटी को बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है। पर यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हम किसी पर्टिकुलर 1 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी कर्ज ले लेती है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्क्रीन पर 2 कंपनियां ABC और XYZ को देख रहे होंगे। कंपनी ABC का टोटल एसेट 110 करोड़ रुपए है और उस कंपनी का डेट 10 करोड़ है, यानी कि इसका शेयर होल्डर इक्विटी 110 माइनस 10 यानी कि 90 करोड़ रुपए हो जाएगा। और वहीं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ है, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 17 बटे 100 यानी कि 17%। अब आइए देखते हैं कंपनी XYZ का क्या हाल है। कंपनी XYZ का भी टोटल एसेट वैल्यू 110 करोड़ का ही है, पर इसका डेट 60 करोड़ रुपया है। अब इसका शेयर होल्डर इक्विटी 110 करोड़ माइनस 60 यानी 50 करोड़ हो जाएगा और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ रुपया है, जो कि ABC के बराबर ही है। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा नेट इनकम बटे एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि 17 बटे 50 यानी कि 0.34। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 34%। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, यहाँ कंपनी XYZ का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ABC से डबल है यानी कि अधिक है, तो उस हिसाब से हमें कंपनी XYZ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे कि कंपनी XYZ का ROE उसके डेट की वजह से अधिक है, इसलिए हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। इसीलिए ROE को एनालाइज करते समय हमें इसमें शामिल वे सभी संभावित फैक्टर्स को देखना होगा जो कि ROE को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ज़रा बता दीजिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है या ज़्यादा है, ये देखने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो कंपनी किस सेक्टर में अपना काम कर रही है, क्योंकि यह रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, इसीलिए हमें बिजनेस को भी समझना ज़रूरी होता है।
अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3-4 सालों से लगातार बढ़ रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि वो कंपनी अपने एसेट्स का अच्छा से यूज़ कर रही है और इस तरह की कंपनी से हम भविष्य में बेटर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं यदि किसी कंपनी का ROE लगातार घट रहा है तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट पुअर है और वह अपनी पूंजी का अच्छा से यूज नहीं कर पा रहा है। साथ ही हमें उस सेक्टर के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना चाहिए। यदि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उस सेक्टर की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी से कम है तो उस कंपनी को ख़राब कहा जा सकता है, और यदि उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उस सेक्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी से अधिक है तो उसे बेहतर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू की। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण रेशियो है जिसके माध्यम से हम लोग किसी कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले उस कंपनी के मार्केट प्राइस के महंगे या सस्ते होने की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि किसी कंपनी का PB रेशियो 1 से कम है तो कहा जा सकता है कि वह कंपनी अपने बुक वैल्यू के मुकाबले सस्ती है, और यदि PB रेशियो 1 से अधिक है तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में महंगी मानी जाएगी। PB रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस कंपनी के शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं। इसमें शेयर प्राइस तो किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस होता है, दूसरा टर्म है बुक वैल्यू पर शेयर। तो आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो किसी कंपनी की कुल संपत्तियों में से कुल देनदारियां यानी कि कुल लायबिलिटीज़ को अगर हम घटाते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वही उस कंपनी की बुक वैल्यू कहलाती है। इसको ऐसे समझते हैं, यदि किसी कंपनी को बंद करना पड़ गया तो उस कंपनी के पास उस समय जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचकर उस कंपनी की जितनी लायबिलिटीज़ है यानी कि जितनी देनदारियां हैं उसे देने के बाद जो पैसा शेयर धारकों के लिए बचेगा उसे ही बुक वैल्यू या शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। माना कि एक कंपनी ABC लिमिटेड है जिनका कि नेट एसेट 50 करोड़ है और उस कंपनी पर लायबिलिटीज़ 10 करोड़ की है, तो उस कंपनी का बुक वैल्यू 50 - 10 यानी कि 40 करोड़ हो जाएगा। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? किसी कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हम लोग बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही बुक वैल्यू पर शेयर होगा। जैसे अभी हमने देखा कंपनी ABC का बुक वैल्यू 40 करोड़ का है और मान लिया जाए इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर 20 लाख है, तो 40 करोड़ को 20 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 200 रुपये, जो कि इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर होगी। अब हम पुनः लौट के PB रेशियो पे आते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था कि शेयर प्राइस बटे बुक वैल्यू पर शेयर होता है। तो मान लेते हैं यही ABC कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपये है और अभी हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकाला 200 रुपये, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आएगा 1.5। इस कंपनी का PB रेशियो देखकर हम कह सकते हैं कि यह कंपनी थोड़ा महंगा है। 1.5 का मतलब होता है कि आपको इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए 1.5 रुपये लगाना होगा, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा पैसा लगाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि PB रेशियो के माध्यम से हमें यह पता चल ही जाता है कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा, तो फिर हम महंगा स्टॉक क्यों खरीदेंगे और इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न यह है कि यदि हमें लगेगा कि कोई कंपनी फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करने वाली है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कंपनी अच्छा रिटर्न भी बना के देगी। इसीलिए शेयर मार्केट में अच्छा बिजनेस को हाई वैल्यूएशन देने में भी कोई कोताही नहीं बरती जाती है। दूसरा रीज़न है किसी कंपनी का इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि नॉन फिजिकल एसेट्स जो कि हिडन रहता है, जैसे कंपनी का फ्रेंचाइजी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे ऐसे नॉन फिजिकल एसेट्स हैं जो कि PB रेशियो कैलकुलेट करते समय जोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए हम इन हिडन एसेट्स को ध्यान में रखकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हर रेशियो की तरह PB रेशियो की भी लिमिटेशंस हैं, तो आइए समझते हैं कि इसे कैसे एनालाइज किया जाए ताकि इसका सटीक यूज हम लोग कोई स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कर पाएँ। दोस्तों, PB रेशियो का इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे अपने बिजनेस के हिसाब से अधिक फंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेक्टर्स की कंपनियों का बुक वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका PE रेशियो कम होता है। PB रेशियो ऐसे सेक्टर की कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। आइए बात करते हैं अब कुछ उन सेक्टर्स की जहां PB रेशियो उतना यूजफुल नहीं माना जाता है। वे सारे सेक्टर जहां पूंजी की कम ज़रूरत होती है, जैसे सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। इन सेक्टर्स के बिजनेस के हिसाब से कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका PB रेशियो हाई होता है।
हालांकि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम इन सेक्टर्स में पैसे नहीं लगाएंगे। पीवी रेशियो का हाई होना एक तरह से कह सकते हैं इस सेक्टर्स की मजबूरी है। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि स्टॉक एनालिसिस के हिसाब से पीवी रेशियो एक बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है। बस इसमें शर्त यह है कि इसके लिमिटेशंस को समझते हुए इसका यूज सेक्टर वाइज सही तरीके से किया जाए। और इसके लिए हमें करना यह है कि पीवी रेशियो एनालाइज करते समय किसी कंपनी का कंपैरिजन उसके सिमिलर इंडस्ट्री और समान स्ट्रक्चर वाली कंपनी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि पीवी रेशियो मिसलीडिंग ना हो। अब बात करते हैं करंट रेशियो की, जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण रेशियो है, जिसके एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कोई कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी लायबिलिटीज़ को चुकाने में कितना सक्षम है। बेसिकली यह एक लिक्विडिटी रेशियो है, जिसके माध्यम से किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। करंट रेशियो निकालने के लिए हम लोग किसी कंपनी की करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं। करंट एसेट किसी कंपनी की वे एसेट होती है जिसे एक साल के अंदर आसानी से कैश में बदला जा सकता है। इसके उदाहरण है कंपनी के पास पड़ा हुआ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स यानी कंपनी का किसी बैंक में अगर कुछ डिपॉजिट है तो वो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल्स। इसके अलावा अदर कोई एसेट्स है जिसे एक साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है तो वो। वहीं करंट लायबिलिटीज वो होती है जिसे कंपनी को एक साल के भीतर चुकाना होता है। इसके उदाहरण हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि कंपनी पर यदि कोई लोन है जिसे एक साल के अंदर चुकाना है तो वो। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तीसरा है ट्रेड पेएबल, यानी कि कंपनी को यदि कोई एक साल के अंदर ट्रेड पे करना है तो वो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यदि कंपनी ने कस्टमर से एडवांस ले रखा है तो वो पे करना है। आइए करंट रेशियो का एक एग्जांपल देखते हैं। करंट रेशियो को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर दो कंपनियाँ ABC और XYZ के करंट रेशियो को समझेंगे। कंपनी ABC का करंट एसेट मान लेते हैं 200 करोड़ का है और करंट लायबिलिटीज 250 करोड़ का है, तो इस कंपनी का करंट रेशियो हो जाएगा 200/250 यानी कि 0.8। वहीं कंपनी XYZ का करंट एसेट मान लेते हैं 800 करोड़ का है और करंट लायबिलिटी 400 करोड़ का है, तो इसका करंट रेशियो हो जाएगा करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटीज यानी कि 800/400 यानी कि 2। इन दोनों कंपनियों के करंट रेशियो को ऑब्जर्व करने पर हम यह देखते हैं कि कंपनी ABC का लायबिलिटीज उसके एसेट से ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ABC को शॉर्ट टर्म में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कंपनी XYZ का करंट रेशियो 2 है, यानी कि इससे पता चलता है कि यह कंपनी आसानी से अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने में सक्षम है, जो कि इस कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। अब आप सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितना होना चाहिए। क्या किसी कंपनी का करंट रेशियो जितना अधिक हो उसे उतना अच्छा माना जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जनरली शेयर बाज़ार में करंट रेशियो 1.33 से लेकर 3 तक अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर करंट रेशियो 4, 5, 6, 7 है तो इसका मतलब यह होता है कि उस कंपनी के पास पर्याप्त एसेट पड़े हुए हैं और उसका मैनेजमेंट उस एसेट्स का अच्छा से यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि करंट रेशियो किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ की जानकारी देता है, इसीलिए सिर्फ इसके बेस पर किसी कंपनी का अच्छा या बुरा होने का दावा आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि किसी कंपनी में पैसे लगाने से पहले सारे रेशियोज़ को एनालाइज ज़रूर करें। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियोज़ की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुझे यह वीडियो बनाकर और आपके साथ शेयर करके बहुत मज़ा आया। यदि आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहले पहुँचे।